प्रस्तुत है श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा नाटक फिर उसी वीरानी की तलाश। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। जिंदगी बागो बहार गुजर रही थी। बंगला था, बैरिस्टर पिता थे, कॉलेज था और प्यारी शोख भरे प्याले सी छलकती सहेली शहनाज थी। जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। वक्त यूं गुजर रहा था जैसे गहरी नींद में रात बीतती है, और आज कल परसों तीनों के बढ़िया पत्ते अपने हाथ में थे। इसलिए शहनाज के लफ्जों में जिंदगी नशा थी, बिन पिए बिना किए। पर कुछ लोग हवा के रहमो करम पर होते हैं। हवा उन्हें उड़ाए घसीटे लिए फिरती है। एक दिन एक ऐसा ही नसीब का मारा हमारे दरवाजे पर आया। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। मैं आपके लिए चिट्ठी लाया हूँ। कहाँ से? मेरठ के अग्रवाल साहब से। क्या लगते हैं वो तुम्हारे? जी वो मेरे मेहरबान हैं। चिट्ठी लाओ। तुम यहाँ पढ़ने आए हो? जी हाँ। लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जी मैं बहुत गरीब हूँ। जाहिर है तुम अमीर नहीं हो, लेकिन मैं पहले ही 2 वजीफे दे चुका हूँ। लेकिन मुझे वजीफा नहीं चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मैं तुम्हें अपनी कोठी में रखूं? मैं कोठी में रहना नहीं मांग रहा। तो अग्रवाल साहब ने कहा था आपके आउट हाउस है। लेकिन वहां तो कुली, माली और धोबी रहते हैं। कोई खाली नहीं है। शायद हो, वहां रह सकोगे? मैं इसे खुश नसीबी समझूंगा। लेकिन वहां बिजली नहीं है और नल और बाथरूम भी सबके लिए एक है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम रह सकते हो। लेकिन एक बात, तुम इधर से नहीं आओगे, पीछे से आओगे। मुझे कबूल है। तो तुम शाम को सामान ला सकते हो, मैं माली से कह दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन ख्याल रहे, मैं एहसान फरामोशों आप को... यकीन रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि... तब ठीक है, तुम जा सकते हो। नमस्ते जी। नमस्ते। कौन था पिताजी? अरे वही, मैं गरीब हूँ, मुझे जगह चाहिए, मुझे वजीफा चाहिए। आज फिर कोई आ गया? कब नहीं आता, सबने एक ही रास्ता तो देख रखा है। ये क्या चाहता था? जगह। आपने दे दी? क्या करता, जान को लग गया, आउट हाउस दे दिया। मगर वहां तो माली और धोबी रहते हैं, वो तो बड़ी गंदी और अंधेरी जगह है। वो कहाँ का शहंशाह है, गनीमत है वो जगह भी दे दी। किसी बेवा का बेटा है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग शहनाज बेटे। अब तुम्हारे अब्बा जान कैसे हैं? अब तो बेहतर है। डॉक्टर ने शतरंज खेलने की इजाजत दे दी? जी हाँ, आपको याद फरमाया है। तो मैं भी छुट्टी का ये दिन वहीं गुजारता हूँ। हेलो रमा। हेलो। कमरे में चल। अच्छा अंकल। जाओ जाओ, तुम लोग अपनी कंपनी में जाओ, मैं अपनी कंपनी में जाता हूँ। बैठ। क्या पिएगे? तेरे हुस्न की शराब। वो जो आशिक पाल रखा है उसके प्यार की शराब से जी भर गया। अबे अहमक, हम रशीद की माशूका हैं, इसलिए हम नहीं, वो हमारे दीदार की शराब पीता है। और तुम क्या करती हो? तुझसे इश्क। खुदा कसम, लड़का होती तो तुझसे शादी कर लेती, वरना तेरा कत्ल कर देती। अपने सीने में खंजर न भोंक लेती? जाना, तू इतनी खूबसूरत है कि मैं खंजर भी भोंक लेती, तू दम न निकलता, आंखों में अटका रहता, इसलिए पहले तेरा खून करती। वाह, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं, जुनून है मेरे महबूब। हम तुम्हारे आशिक हैं जो हमेशा तुम्हारे हुस्न के खुमार में डूबे रहते हैं। वो दीवाने हैं जो होश का गिरेबान चाक रखते हैं। हमारी मोहब्बत बेपाया, बेकिनार, अजली, अबदी और क्या अबे कोई उर्दू की डिक्शनरी है? आज बहुत अच्छे मूड में है प्यारी। हम तुम्हारी तरह तो है नहीं कि हुस्न और इश्क की तरह मूड को भी डिबिया में बंद करके रखें। अच्छा, हम तो कलंदर हैं, जिंदगी को सुल्फे की तरह
कशों में उड़ाते हैं। क्या कहने पीरो मुर्शद के, बच्चा जिंदगी एक ख्वाब है, आंख खुली और ख्वाब के खरगोश गायब। इसलिए जब तक जिंदगी है इश्क करो। तुझसे? अरे तेरे नसीब में हम कहाँ। क्या? तुझ जैसी मेंढकी को ये जुकाम कहाँ नसीब है। मुझे आशिक नहीं चाहिए। तुझे आशिक की तलब नहीं? नहीं। सच कहती है? 100%। कसम उठा सकती है? यकीनन। तो उठा तेरी कसम। तेरी ऐसी अच्छा बाबा, मुझे चाहिए। अब आई ना राहे रात पर, हमसे चपड़ती थी। हाय जी तो बहुत करता है, पर पिताजी को जानती है? अरे पिताजी किसके जल्लाद नहीं होते, मगर उन जैसे नहीं। उन्हें पता लग जाए तो खाल उधेड़। लेकिन उन्हें पता क्यों लगे? शहनाज, मैं जिसे प्यार करूंगी उसे प्यार करके छोड़ देने के लिए नहीं करूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी बनना चाहूंगी। तो रोकेगा कौन? बताना पीछे शादी पहले कर लेना। इस शहर में कोई उनकी बेटी को यूं शादी करने देगा? हिंदुस्तान के और शहर गारत हो गए हैं जो वहां नहीं जा सकती। तेरे लिए तो सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि मुझ में हिम्मत है। मैं जिस चीज को सही समझती हूँ उसके लिए मर सकती हूँ। जिस दिन रशीद को अपने यूनिट से शादी करने की इजाजत मिल जाएगी, दुनिया जहान छोड़कर उसकी बन जाऊंगी। होना तो ऐसा ही चाहिए। सुन, तूने वो नया लड़का देखा है? कौन सा? वही जो उस दिन लाइब्रेरी में कोने में बैठा था, वो जो खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुआ था। हाँ, तुम्हें उसके बारे में मालूम है? मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि इस साल कॉलेज में जितने लड़के आए हैं, सादा कपड़ों के बावजूद वो उन सबसे हसीन है। वो पोजीशन होल्डर भी है। क्या? हाँ, उस दिन उसने कीट्स की पोयम और टू ए नाइटिंगेल का एप्रिसिएशन लिखा। शहनाज, सारी क्लास दंग रह गई। प्रोफेसर मुखर्जी ने उसे माथे पर चूम कर कहा, आज तो तुम हमारा बेटा है। तेरी मुलाकात हुई? क्या? तूने बातचीत की? मैं उससे बातचीत करूंगी। तो किससे करेगी? जिससे नफरत करने को जी चाहेगा। मेरी उससे जान पहचान नहीं है। तो जान पहचान में क्या देर लगती है? जा और जाकर एप्रिसिएशन की कॉपी मांग ले। बड़ा आसान है ना? मुश्किल है? अच्छा, कल याद दिलाना, मैं मांग दूंगी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं होगी? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? जब दिल में गुदगुदी तो जबान पे ताले क्यों? किसके दिल में गुदगुदी है? तेरे। मेरे? तो जबान पर जिक्र और चेहरे पर ये गुलाबी रंगत यूं ही है। वैसे पसंद की दाद देती हूँ। अच्छा है ना? बेहद अच्छा। बोलता भी बहुत अच्छा है। तो तरसती क्यों है? बुलवा देंगे, कल ही ले। नहीं, तुझे मेरी कसम जो। अबे इसमें कसम और नहीं की क्या बात? अपन मन चाहे और मुंह ढिलावे की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। लेकिन वो क्या सोचेगा? शुक्रिया अदा करेगा और सारी उम्र हमारा हुक्का ताजा और चिलम गरम करेगा। किस बात के लिए? कि चांद सूना था और हमने उसके पहलू में जोहरा को लाके बिठा दिया। मेरी सखी, तूने मेरे लिए बहुत कुछ करने की ठानी थी, पर मेरा नसीब देख, मुझसे कितने कदम आगे चलता है। मैंने उसके नाम की महावर अपने पैरों में लगाई थी, पर पग उठा भी न पाई थी कि। अरे तू यहाँ है? हाँ। वो आया? नहीं, वो सख्त बीमार है। क्या? उसकी एप्लीकेशन आई है 8 दिन के लिए। तुझे कैसे मालूम? क्लास की एक लड़की ने पूछा था, प्रोफेसर साहब ने बताया। तुझे पता है वो कहाँ रहता है? मुझे क्या पता। तो प्रोफेसर साहब से नहीं पूछ सकती? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? तू ठहर, मेरा चल गया है। शहनाज, तुझे मेरी कसम जो प्रोफेसर साहब से पूछे। बड़ी माशूक है ना? मैं फी क्लर्क से पूछने जा रही हूँ। फी क्लर्क से? हाँ, जो फीस लेता है उसके पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं। लेकिन तू लाइब्रेरी में चलकर बैठ, मैं तेरी इस लेकिन और ललक दोनों से भुगत कर आती हूँ। तू क्या है? तू साज बनाने वाली है या गूंगे साजों को आवाज बख्शने वाली है? सच, प्यार में आदमी कितना अपाहज, कितना असहाय, कितना पराश्रित हो जाता है। उसे किसी के हाथ, किसी के कंधे की कितनी जरूरत होती है। मेरी सखी, मेरी जरूरत को पूरा करके तू मुझे धरती से बादलों पर पहुंचा रही है। सच, वहां पहुंच गई तो सारी उम्र तेरे गुण गाऊंगी, तेरी गुलाम बनी रहूंगी,
बिना चबे ने तेरी चाकरी भुगताऊंगी। अरे रमा, तुम्हारी कोठी का नंबर 7B सिविल लाइंस है ना? क्यों, बता तो। तुझे मालूम नहीं? मालूम तो है, लेकिन क्या तुम्हारी कोठी में कोई और रहता है? नहीं तो। श्योर? ताज्जुब है। क्यों? उसके नाम के आगे तुम्हारी कोठी का नंबर लिखा हुआ है। मेरी? हाँ, 7B सिविल लाइंस। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये किसी की शरारत है। शरारत? हाँ, ये किसी क्लर्क ने मक्कारी की है। मगर वो क्लर्क कहता है उसने खुद राजन की फॉर्म देखकर रजिस्टर में पता लिखा है। अच्छा। शहनाज, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? कैसा? पिताजी ने पिछले दिनों किसी को आउट हाउस में रखा था। राजन को आउट हाउस में? हाँ, पिताजी के पास कोई हमारे जान पहचान वालों की चिट्ठी लेकर आया था। तुमने नहीं देखा था? नहीं। मगर वो होता तो आते जाते दिखाई ना देता। आउट हाउस वाले पीछे से आते जाते होंगे। सुन, तेरे कितने पीरियड बाकी हैं? क्यों? अरे जवाब देना। 1। तो बस इसी दम चल। कहाँ? घर। शहनाज, जिसे चाहती है उसके इतने पास रहते हुए भी उससे इतनी दूर रहेगी? चल, फौरन चल। अब कैसी तबीयत है? मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरे लिए एहसान की बात है। आप ना आती, इलाज ना कराती तो न जाने कब तक बीमार रहता। मुझे तो पता ही ना था। ये तो शहनाज थी जिसने फी क्लर्क से मालूम किया कि आप यहाँ रहती हैं। मैं आप दोनों का एहसानमंद हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ से 100 मील दूर एक छोटा सा कस्बा है, समूरपुर। वहाँ कौन कौन है? मेरी माँ ही है। अकेली रहती हैं? हाँ, अब तो अकेली ही रहती है। वहाँ आपका मकान है? जी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी माँ पिसाई और मेहनत मजदूरी करके दिन काटती है। आपने हॉस्टल में दाखिला क्यों नहीं लिया? वहाँ कमरा तो बहुत महंगा नहीं होता। लेकिन वहाँ हाथ से खाना नहीं बना सकते। आप हाथ से खाना बनाते? जी हाँ, मुझे वजीफे में 40 रुपए मिलते हैं। मुझे उन्हीं में गुजारा करना होता है। लेकिन बहुत से लोग ट्यूशन कर लेते हैं, आप क्यों नहीं करते? दरअसल मैं अपनी पढ़ाई में खलल डालना नहीं चाहता। मेरे लिए 2 साल बहुत अहम है। पोजीशन गिर गई तो आगे कुछ न बन सकेगा। अरे, आपको कितना पसीना आया हुआ है, ला पूछ दो। नहीं, आप तकलीफ न कीजिए, मैं पहुंच लूंगा। अब आप चाहिए, आज यहाँ बहुत घुटन है। आपके लिए नहीं है? मैं तो घुटन में रहने का आदी हूँ। मैंने भी आपको घुटन में रखा। जी। मैं जाती हूँ। रमा जी, रात को आऊंगी। नहीं, आप रात को नहीं आएंगी। अब मैं ठीक हूँ। मेरा आना नहीं चाहेंगे? जो खतरा मोल लेकर जिस तरह छुपकर कोठी के बाहर से घूम कर आप आती हैं, मैं नहीं चाहूंगा। क्योंकि मन नहीं चाहता। आप बड़ी हैं, इज्जत वाली हैं, मेरे मन को इतना महत्व ना दीजिए। मैं जाऊं? इस सवाल के लिए मेरे पास हमेशा हाँ ही रहेगा। अरे, ये क्या? तेरी आंखें लाल हो रही? मैं सो नहीं रही हूँ। क्यों? मैं सो नहीं सकूंगी। किस लिए? तू पूछती है। इश्क? मेरे नसीब। शमा, सच शहनाज, अब मैं सो नहीं सकूंगी। मेरा बिस्तर अब बिच्छू का और खाना हलक से ऊपर का होकर रह गया है। या तो अब राजन मेरे पास रहेगा या मैं अपने पास न रहूंगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने रशीद को अपने आउट हाउस में रख के फर्श पर सोता और हाथ से खाना बनाता और बीमारी में आप दीवारें पकड़ पकड़ कर उठता और आता जाता देख, फिर कहना कि इसका दिमाग खराब हो गया है। फिर अपने पिताजी से क्यों नहीं कह देखती? मैंने देख लिया। क्या? हाँ, और मुझे उस इंसान से नफरत हो गई है। रमा? हाँ शहनाज, वो आदमी कोठी के 4-4 कमरे मकड़ी और मच्छरों के लिए बंद रख सकता है, शान शौकत के लिए सैकड़ों वाट के लैंप चला सकता है, 6-6 कोर्स के डिनर दे सकता है, लेकिन एक इंसान को एक कमरा, एक बल्ब, एक खाना नहीं दे सकता, क्योंकि उसे मोहब्बत नहीं है। मगर ये मोहब्बत नहीं, इंसानियत का सवाल है। इंसानियत मोहब्बत के बाद पैदा होती है। लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक राजन का कुछ नहीं होता।
लेकिन तू कर क्या सकेगी? इन हालात में ज्यादा से ज्यादा उसे चुपचाप खाना दे आएगी। अब ये भी मुमकिन ना होगा। क्यों? रात शायद उन्होंने खाना ले जाते देख लिया। क्या? जब लौटी थी तो वो कोठी के पीछे वाले बरामदे में बत्ती जलाए खड़े थे। रमा, तू पकड़ी जाएगी, मुझे परवाह नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं पकवान और पुलाव खाऊं और वो शहनाज जब्त करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। लेकिन बेताबी बेमौके ले डूबेगी। अगर उन्हें पता लग गया तो तुझ पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और राजन को आउट हाउस से निकाल दिया जाएगा। तो मैं क्या करूं? बता अपनी मजबूरी और मन की मनोकामनाओं में समझौता कैसे करूं? तुझे इंतजार करना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती शहनाज, मुझसे अब नहीं रहा जाता। उसकी तस्वीर ने मेरी आंखों को अपने नजारों में गुम कर दिया है। उसकी आवाज ने मेरे कानों को और सब आवाजों से गाफिल बना दिया है। उसका वो धरती पर सोना, कपड़े धोना, खाना बनाना मेरी छाती पर सांप की तरह लौटता रहता है। तू पागल हो गई है। हाँ शहनाज, और मैं अच्छा होना नहीं चाहती। मेरा राजन कॉलेज पैदल जाता है और मैं कार में जाती हूँ। मुझे गुनाह के नाग डसते हैं। वो तो डसेंगे क्योंकि तू प्यार करने लगी है, पर ये फासला, ये ऊंचाई नीचाई अभी तो बनी रहेगी। मैं जानती हूँ, पर जानने से सहना मुमकिन नहीं होता शहनाज। मुझे कुछ करना होगा। तू उसे अपनी कोठी में लाएगी? मैं ला नहीं सकती, पर लाए बिना भी नहीं रह सकती। तो उसे मेरे यहाँ मेरी कोठी में भेज दे। क्या? हाँ रमा, यहाँ कुछ न हो सकेगा। तू उसे अपने पास न रख सकेगी, उसे अपने हाथ से खाना न खिला सकेगी, आजादी से मिल न सकेगी, लेकिन मेरे यहाँ ये सब कुछ मुमकिन होगा। कैसे? लेकिन तो कैसे करेगी? मैं अब्बा जान को मना लूंगी, कह दूंगी नईमा को पढ़ाने के लिए टीचर मिला है, गरीब है, उसकी इमदाद हो जाएगी। लेकिन राजन ट्यूशन करना नहीं चाहता। वो तुझसे तो मिलना चाहता है ना। शहनाज, मेरी शहनाज, तो इतना कर सकेगी? मेरी जान, हम दोनों अब एक ही कश्ती में सवार हैं। दोनों को इंतजार की तवील रात काटनी है। एक दूसरे के किस्से सुनते, एक दूसरे के दर्द बटाते सुबह कर लेंगे। बस तू राजन को तैयार कर ले। मैं समझूं आपने मेरी बात मान ली? आपने बबूल के पेड़ देखे हैं रमा जी? उन्हें कोई पानी नहीं देता, खाद नहीं देता, साया नहीं देता, फिर भी वो बढ़ते चले जाते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि जिंदगी के बाग में बहुत कम पेड़ों को प्यार और परवाह की जरूरत होती है। ज्यादातर अपने आप उगते चले जाते हैं। और आपको भी उन्हीं में से एक समझकर मैं आपको इस अंधेरी कोठरी में पड़ा रहने दूं, जहां कूड़े करकट का ढेर है, बकरियों की मेंगनियां है और सायादार दरख्तों की सीलन है। ये सब कुछ महसूस करने की बात है रमा जी, और मैं महसूस नहीं करता। और ना महसूस करने से चीजों की असलियत बदल जाती है। हाँ, बल्कि महसूस करना ही तो है जो चीजों को अच्छा या बुरा, तकलीफ दे या आरामदेह बनाता है। तो समझ लीजिए, मेरे एहसास ने इस कमरे को बुरा बना दिया। अब आप शहनाज के यहाँ चले जाइए। मेरे लिए खुले कमरे और बिजली की रोशनी से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए पड़ जाएगा जी। चैन की सांस ले सकूंगी। आप मेरी आंखें देख रहे हैं रमा जी? मेरी जिंदगी से भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गए हैं। मैं खाना नहीं खा सकती, मैं सो नहीं सकती। रात रात भर खिड़की में खड़ी उस अंधेरे को तकती रहती हूँ जिसमें मेरी रोशनी मच्छरों से पटी कोठरी में चटाई के ऊपर चादर में लिपटी जिंदगी के सितम से सिमटी पड़ी रहती है। मेरी रोशनी को सितम से आजाद कर दो। मैं आपकी सहेली के यहाँ चला जाऊंगा तो आपको करार आ जाएगा। मैं ऐसे सो जाऊंगी जैसे रात को दिन सो जाता है। तो मुझे वहां भेज दीजिए। रात हो, चांद हो, तू हो और तन्हाई हो, जिंदगी में ये चार चीजें मिल जाएं तो वाकई साहिल की तमन्ना कौन करे। बकवास से बाज नहीं आएगी। अरे क्या बाज आए ना बाज आने वाले, कि बाज आने वाले भी ना बाज आए। यानी मुझे आग में झोंक कर मजे ले रही है। हम तो जलते हैं इश्क में शहनाज, नाच करते हैं बेरहम शोले। तो मुझे बैठने नहीं देगी। बैठ के क्या करोगे हबीब, बिठाने वाले जब नहीं आए। अच्छा तो मैं जाती हूँ। जाओ कि तुमको जाना था,
हमसे गुस्सा तो एक बहाना था। तेरी ऐसी अरे छोड़ ना, शायर की गुमची। अरे रे क्या करती है, मेरा आशिक ऐन जवानी में बेवा हो जाएगा। तो अभी बकवास नहीं गई तो ले और ले। छोड़ बाबा छोड़, अच्छा कुछ नहीं कहूंगी, कल तो छोड़। जान से मार डालूंगी। क्योंकि आशिक नहीं आया? हाँ। इतना जुनून है? हाँ। आशिक के सिवाय पागलपन का कोई इलाज नहीं? ना। और कुछ कहलवा? बस लाजवाब हो गए। अपने को बहुत बड़ा आशिक समझती थी ना, अब देख लिया? देख लिया भाई। आदाब आपा। ओह राजन भाई आप आ गए? जी हाँ, 2 बजे की मोटर छूट गई, इसलिए शाम की रेल पकड़नी पड़ी। शुक्र है कि आपने शाम की रेल पकड़ ली, वरना यहाँ तो कोई अल्लाह मियाँ के यहाँ की रेल पकड़ने पर उतारू हो रहा था। तू फिर बहकी? अरे बाबा जाती हूँ, तकलिया चाहिए तो सीधे कह, और राती क्यों है? राजन भाई मैं खाना भिजवाती हूँ। माँ जी ठीक है? हाँ। तुमने तो कहा था जल्दी आ जाओगे। वायदा नहीं किया था, पर कोशिश करने को तो कहा था। की थी, पर इतने दिन बाद गया तो माँ ने जल्दी ना आने दिया। लेकिन इतनी रात गए तक यहीं हो? बस अब चली जाऊंगी। रमा, तुमको इतनी देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए, पिताजी को शुबा हो जाएगा। हो जाए। देखो, मेरी खातिर अपनी जिंदगी मुश्किल ना बनाओ, ये पागलपन अच्छा नहीं है। कोई पागलपन अच्छा होता है? रमा, और कुछ कहना चाहते हो? जो कहना चाहता हूँ तुम जानती हो। और तुम भी जानते हो, इसलिए जो मैं करती हूँ करने दो। लेकिन इसमें तुम्हारी बदनामी होगी, मेरा तुम्हारे साथ आना जाना रहना घूमना फिरना। तुम्हें अच्छा लगता है? रमा, फिर मुझे दुनिया कत्ल कर दे, मुझे परवाह नहीं। रमा, रमा। जी पिताजी। यहाँ आओ बेटे, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जी। तुम कलकत्ते के राय बहादुर ज्ञानचंद को जानती हो? जी हाँ। उनका ये खत आया है, पढ़ो। पढ़ लिया? जी। ये हमारी खुशनसीबी है कि उन जैसे दौलतमंद, खानदानी और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़के ने हमारा रिश्ता कबूल किया है। लेकिन पिताजी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बेटे, शादी इम्तिहानों के बाद ही होनी चाहिए थी, लेकिन उनका लड़का चूंकि अगले महीने इंग्लैंड जा रहा है, इसलिए शादी फौरन होगी। मगर इसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं है बेटा, पढ़ाई शादी के लिए होती है। तुम्हें बिना इम्तिहान पास किए ऐसा घर और इंग्लैंड का टूर मिल रहा है। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ पिताजी। क्या? मैं शादी करना नहीं चाहती। रमा। जी, मैं शादी करना नहीं चाहती। तुम में इस गुस्ताखी की जुर्रत पैदा हो गई? तुम अपने बाप के सामने जुबान खोलती हो। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें जिक्र के काबिल समझा। अब मैं तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, तुम जाओ। और सुनो, तुम अब कॉलेज नहीं जाओगी, और जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए इसी कमरे में रहोगी। तो मैं अब कैद में हूं। जिसकी बन गई हूं उसकी बन नहीं सकती, जिसकी बन नहीं सकती उसकी बनाई जा रही हूं। ये जुल्म नहीं है तो जुल्म क्या है? क्या मैं ये जुल्म सहूंगी? क्या मैं डाल के पखेरों की बजाय पिंजरे की मैना बन जाऊंगी? शहनाज, मैं मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। मैं राजन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अब क्या हो सकता है? तेरे पिताजी ने शादी तय कर दी है, तू कैद है और तारीख मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन मैं राजन से शादी करूंगी। लेकिन राजन अभी पढ़ रहा है, उसका घर नहीं, वसीला नहीं, वो तुझे कैसे सहारा देगा? राजन को कहीं भी छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, मैं उसके साथ भूखी प्यासी रह लूंगी, मेहनत मजदूरी कर लूंगी। लेकिन उसके लिए राजन को फाइनल की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उसका इतना ब्रिलियंट करियर है, वो खत्म हो जाएगा। हम मेहनत करके अपनी दुनिया बना लेंगे। मैं टीचर बन जाऊंगी, राजन फिर इम्तिहान दे देगा, सब कुछ फिर वैसा हो जाएगा। तुझे यकीन है? मैं सब कुछ कर गुजरूंगी। मैं राजन से बात करूं? तू मुझे उससे मिला दे, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन यहाँ कैसे लाऊं? तो मुझे वहां ले चल, अपनी मम्मी और पापा के जरिए वहां बुलाकर राजन से मिलवा दे। तेरे पिताजी को राजन पर शुबा तो नहीं? नहीं, उन्हें अभी कुछ मालूम नहीं है। अच्छा तो ले। तो तुमने आखिरी फैसला कर लिया? हाँ। खूब सोच लिया? हाँ। तुम्हें मालूम है मेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह बीच में पढ़ाई छोड़कर जाऊंगा तो जो है वो भी जाता रहेगा। हम मिलकर फिर से अपनी जिंदगियां बना लेंगे,
मैं दुख में, अंधेरे में, अभाव में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कभी अफसोस ना होगा? मुझे जिंदगी में सिर्फ उस घड़ी के लिए अफसोस होगा जिस घड़ी तुमसे छिन जाऊंगी। तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे राजन, मैंने तुम्हें आज तक अपनी रमा नहीं कहा, आज तक मन की गिरह नहीं खोली। मैं उस पर नसीब की तरह खामोश रहा जो हसरत रखता है हक नहीं। लेकिन आज जब तुमने राजन के ठीकरे और पत्थर को नग बनने का हक दिया है, तो रमा मैं कहता हूं, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। तुम मेरी रग रग में खून की तरह दौड़ती हो, मेरी सांस सांस में हवा की तरह बसती हो। मैंने तुम्हें ऐसे चाहा है जैसे लोग नींद, सपनों, बोसों और गले में पड़ी बाहों को चाहते हैं। और मैं राजन तुम्हारे गिर्द ऐसे मंत्रमुग्ध घूमती हूँ जैसे चांद एक टक बंधा हुआ धरती के चहुं ओर घूमता है। राजन, मैं तुम्हें पूजूंगी, प्यार करूंगी, अपने अंग अंग से ऐसे लगाऊंगी जैसे माथे से प्रसाद और आंखों से सांप की केचली लगाते हैं। बस मुझे अपने साथ ले जाओ कि मैं विनाश के क्षण से बच जाऊं, जो धूमकेतु की तरह मेरे प्यार की दुनिया को पाश पाश करने के लिए ऐसे आ रहा है जैसे गिरते जहाज की तरफ धरती आती है। तुम मेरे साथ मेरे हाथ की तरह रहोगी। मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारे दिल के शीशे पर गिले की, शिकवे की, पश्चाताप की गर्द न गिरने दूंगा। फिर उसे वीराने की तलाश। अभी आप श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। रमा प्रभा मनचंदा, राजन रवि मोहन खन्ना, मां देशी सेठ, एडवोकेट शमशेर सिंह ठाकुर, मैनेजर हरजीत, चौकीदार S.K. सिन्हा और शहनाज वीना मेहता। निर्देशक थे श्री लोचन बख्शी और सहायक श्री जोगेंद्र त्रेहन। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।